हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी, जहाँ सीटेट की तैयारी होती है कॉन्सेप्ट्स के साथ इजी लैंग्वेज में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर सीटेट पेपर में मिलता ही मिलता है, और वो है जीन पियाजे का थ्योरी, जो कि है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बेसिस पे। यहाँ पे हम देखते हैं जीन पियाजे की थ्योरी क्या है, उसके बारे में, और उनका कॉन्सेप्ट क्या है इस थ्योरी को लेकर के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर, उसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पियाजे है कौन। जीन पियाजे इज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट। जीन पियाजे जो थे वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, बिलीव दैट चिल्ड्रन आर एक्टिव लर्नर्स। जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बच्चे के विकास पर रिसर्च की। उनका मानना था कि बच्चे एक्टिव लर्नर्स होते, यानी वो खुद सीखने की कोशिश करते हैं अपने अनुभवों से। की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट ऑफ पियाजे थ्योरी। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंसेस, लर्निंग अकर्स इन स्टेजेस डेवलपमेंट प्रिसाइड्स लर्निंग। पियाजे के अनुसार बच्चे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, जो वो अपने सराउंडिंग में देखते हैं, वो उनके बेसिस से सीखने की कोशिश करते हैं। उनका खुद का डेवलपमेंट जो होता है उनके सीखने के तरीके से होता है। पियाजे के अनुसार 4 स्टेजेस थे जिसके अनुसार बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं और बड़े भी होते हैं। सबसे पहला स्टेज था सेंसरी मोटर, जो जन्म लेने से लेकर के 2 साल तक का होता है। उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 से 7 साल तक का होता है। उसका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 से 11 साल का होता है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 11 वर्ष से लेकर के हमारे पूरे जीवन काल तक चलता है। तो आइए इन सभी स्टेजेस को हम डिटेल में देखें और उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला स्टेज है सेंसरी मोटर, जो कि जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। इसमें क्या होता है, लर्न्स थ्रू सेंसेस एंड एक्शंस डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस, नो लॉजिकल थिंकिंग के। इस स्टेज में बच्चा अपने सेंस और मूवमेंट से सीखता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि चीज़ अगर गायब भी हो जाती है उसके बाद भी वो एग्जिस्ट करती है, ये उन्हें समझ में आता है। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूँ, तो जब बच्चा जन्म लेता है और 2 साल का होता है तो आप उसके अंदर चेंजेस देखोगे। अगर आपके घर में कोई भी बच्चा होगा तो आप वहाँ नोटिस करना कि उसके जन्म से 2 साल तक होने तक उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस की एक थ्योरी जो है वो अपने आप आ जाती है। जैसे कि हम बहुत कॉमन देखते हैं, हमारे घर में सभी बच्चे ने हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में झाड़ू लगाते हुए देखा है। तो अगर बच्चे से, जब वो 2 साल के अप्रॉक्स एज में पहुंचने लगते हैं, तो अगर आप बच्चे से झाड़ू छिपा के भी रख दोगे ना तो भी वो झाड़ू खोज लेता है। या फ़ोन चलाते हैं सारे बच्चे, तो अगर आप उनको फ़ोन नहीं भी दोगे और पिलो के नीचे में फ़ोन छुपा दो तो भी बच्चा फ़ोन ईजिली उसको वो खोज लेता है और जानता है कि यहाँ पे फ़ोन रखा हुआ। यही थ्योरी जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस को शो करती है, जो बच्चे के अंदर देखी जाती है। सेकेंड स्टेज क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल तक का होता है। यूज ऑफ सिम्बॉल्स एंड लैंग्वेज, ईगोसेंट्रिज्म, कैन नॉट सी अदर्स पर्सपेक्टिव, लैक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंजर्वेशंस। इसमें क्या होता है, बच्चा इमेजिनेशन और लैंग्वेज को यूज़ करता है, लेकिन अभी लॉजिक नहीं है उसके अंदर आता है किसी भी चीज़ को लेकर के। इस स्टेज में ईगोसेंट्रिज्म होता है, यानी कि सिर्फ अपना सोच समझ, जो उसको अच्छा लगता है ना वही सही होता है। आप बहुत छोटे बच्चों में देखोगी इस चीज़ को कि जब वो 2 साल से 7 साल के बीच में जा रहा होता है तो स्टार्टिंग का जो 2 साल का उसका फेज़ होता है, तो वो एक वर्ड बोलना आ जाता है, जैसे उसको माँ, पापा, चॉकलेट, टॉफ़ी, ये उसको बोलना आ जाता है। पानी, वाटर, थैंक यू, ये बच्चा इजीली बोल लेता है। क्यों? ये वो एक छोटा सा एक सिंबल जो है लैंग्वेज का वो यूज़ करता है। नहीं तो अगर हमारे हाव भाव से वो कुछ चीज़ को अडेप्ट किए हुए रहता है तो वो उसको यूज़ करता। और मैं ईगोसेंट्रिज्म के टर्म को डिफाइन करूँ, मतलब ये कि बच्चा सोचता है जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, उसको किसी दूसरे से मतलब नहीं है। मतलब जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में समझाएं, अगर बच्चा रात के 2 बजे भी
कार्टून देखना चाहेगा तो बच्चा देखना चाहेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि सुबह होने वाली है, रात काफ़ी हो गई है, सोना है नहीं सोना, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही चीज़ ईगोसेंट्रिज्म को दर्शाता है। हमारा नेक्स्ट स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 साल से लेकर के 11 साल तक के बीच का होता है। लॉजिकल थिंकिंग बिगिंस, अंडरस्टैंड्स कंजर्वेशन, सीरिएशन एंड क्लासिफिकेशन, कैन सॉल्व कंक्रीट प्रॉब्लम्स। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि क्लासिफिकेशन, मतलब कि अगर बच्चा लॉजिकली सोचने लगेगा तो आप एक चीज़ देखना कि बच्चा को ये समझ में आ जाता है कि कौन सा रेक्टेंगुलर शेप का चीज़ है, कौन सा राउंड शेप का चीज़ है और कौन सा अलग है। बच्चा इजीली ग्रैस्प कर लेगा कौन सा खेल कहाँ खेलना, बॉल को किसके साथ यूज़ करना है, बैट के साथ। बच्चा इजीली इस चीज़ को क्लासीफाई कर लेगा। बच्चा फुटबॉल से नहीं बैट को खेल सकता है। आप ये चीज़ को क्लासिफिकेशन के अंदर देखना। कंजर्वेशन, बच्चा ना बहुत सारी चीज़ों को कंजर्व करने लगता है। बहुत सारे बच्चे को पत्थर कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत सारे बच्चे पत्थर कलेक्ट करने लग जाएंगे। अपने आसपास उनके सराउंडिंग में जो भी छोटा बड़ा पत्थर होगा वो उसको कलेक्ट करने लग जाएंगे। बहुत बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जिनको छोटे मोटे बर्तनों को कलेक्ट करना अच्छा लगता है, तो अपने घर से भी उस बर्तनों को उठा के कलेक्ट करने लगते हैं। तो ये कंजर्वेशन के अंडरस्टैंडिंग को शो करता है। क्लासिफिकेशन, जैसे कि उन्हें खेल के बारे में पता है कि कौन सा खेल कब कहाँ और कैसे खेला जाता है, इसके बारे में। तो ये स्टेज इजली हम अपने बच्चों के अंदर देख सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के में। नेक्स्ट स्टेज है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 साल से ज़्यादा तक के सभी के अंदर होता है, उसके अंदर। इसमें हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप्स, कैन डू डिडक्टिव रीजनिंग, अंडरस्टैंड मोरल सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। इस स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल थिंकिंग आ जाती है, यानी बच्चा सोच सकता है अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है। सपोज इस स्टेज तक आते आते बच्चे को सोसाइटी के हर एस्पेक्ट्स दिख जाते हैं। सोसाइटी के अच्छे बुरे, सही गलत, खराब अच्छा सब उनको समझ में आ जाता है। पॉलिटिकली जैसे कि उसको ये समझ में आ जाता है कि अभी हमारी रूलिंग पार्टी कौन सी है, हमारी पार्टी किससे कितने वोट से आ रही है। ये सब कॉन्सेप्ट उनको धीरे धीरे समझ में आ जाता है। जैसे जैसे उनका एज डेवलप होता है तो वो इस कॉन्सेप्ट्स को लेकर और भी मॉडिफाई करते जाते हैं अपने एज के हिसाब से। तो यहाँ पे बच्चा हर चीज़ को समझ लेता है। मोरल की बात करूँ तो बच्चा यहाँ पे अच्छे से समझ जाता है कि हमें अपने से बड़ों को आदर देना चाहिए, हमें अपने से बड़ों को सम्मान देना चाहिए, उनसे रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। तो उनके अंदर मोरल, सोशल और पॉलिटिकल इन सारे कॉन्सेप्ट्स अपने आप बिल्डअप हो जाते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तक पहुँचते पहुँचते। तो पियाजे की ये चारों स्टेप्स बच्चे की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ बच्चा न्यू बॉर्न से लेकर के 11 साल या 11 साल से ज़्यादा उसके अंदर जो स्टेजेस शो करती है, उसके अंदर जो फीचर्स शो करते हैं, यहाँ पे प्याजे ने उसको डिस्क्राइब किया और समझाने की कोशिश की कि बच्चा कैसे और कहाँ कितना सोचता है उसके बारे में। अगर मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म सीटेड के लिए बताऊं तो आप सबसे पहले याद रखना ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म जो है ये टर्म जब भी आएगा तो सिर्फ और सिर्फ प्री ऑपरेशनल स्टेज को डिनोट करेगा। प्लीज़ आप इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी घबराइए नहीं, आप बहुत ही पेशेंसली इस चीज़ को सुनिए और याद करके रखिए। चारों स्टेजेस याद करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जिससे बार बार रिपीटेटिव मोड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस उन टर्म्स को याद करना ज़रूरी है, उन टर्म्स को समझना ज़रूरी है। देखिए आप 4 स्टेज को रट तो लेंगे लेकिन आपको उसके अंदर की चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो आपको बार बार कन्फ्यूज़न होगा। लेकिन अगर उसके अंदर की एक वर्ड्स जो है हर स्टेज के एक कॉमन वर्ड्स है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि ईगोसेंट्रिज्म जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज को दिखाता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज हमें दिखाता है जो 2 साल से लेकर के 7 साल के बच्चे के अंदर हम देखते हैं उस चीज़ को। कंजर्वेशन ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को दिखाता है, जहाँ पे बच्चा ये सीखना शुरू कर देता है कि बच्चा मतलब कैसे अपना लॉजिकल
थिंकिंग जो है वो बिल्डअप कर रहा है उसके बारे में। तो उस कंजर्वेशन में हम देखते हैं कि बच्चा कंजर्वेशन करना स्टार्ट कर देता है, सीरिएशन स्टार्ट कर देता है, क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर देता है। ये आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, जो कि है 7 साल से 11 साल के बच्चों के बीच की बात है। देन हाइपोथेटिकल थिंकिंग, ये जो है हाइपोथेटिकल थिंकिंग ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की निशानी है, जो कि होता है 11 साल या उससे प्लस ईयर्स के बच्चों के अंदर। देखो, इसको इजीली याद करने के एक ट्रिक है, जो कि है सम पीपल कैन फ्लाई। सम पीपल कैन फ्लाई, अगर इसको मैं आपको डिफाइन करने की बात करूँ तो एस से जो होगा वो इजीली रिप्रेजेंट करेगा सेंसरी को, सेंसरी मोटर स्टेज को, एंड पी से जो होगा वो प्री ऑपरेशनल स्टेज को रिप्रेजेंट करेगा, एंड सी से जो हो जाएगा वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को, और एफ से जो हो जाएगा वो फ्लाई फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को डिनोट करेगा। तो यहाँ पे देख लो ये सारे हैं एक साथ जो कि रिप्रेजेंटेटिवल हैं यहाँ पर, जो इम्पोर्टेंट भी है। तो आप अच्छे से इस चीज़ को याद रखना कि ये सब चीज़ें आपको समझ के रखना। इगोसेंट्रिज्म प्री ऑपरेशनल से रिलेटेड है, कंजर्वेशन कंक्रीट से रिलेटेड है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज से रिलेटेड है, और सेंसरी मोटर स्टेज से रिलेटेड है ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो आप इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, आप इस चीज़ को याद करके रखिएगा। अगर हम अब यहाँ पे समरी के रूप में आते हैं कि अब हमने क्या सब सीखा आज की इस लाइन में, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमने स्टेजेस देखा, स्टेजेस के बारे में समझा, देन हमने एज को देखा, उसके की फीचर्स को देखे। सबसे पहला हमने देखा सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में। सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो न्यू बॉर्न से लेके 2 साल तक के बच्चों के बीच में आती है, जिसका मेन एक टर्म है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस। उसके बाद हमने देखा प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 साल से 7 साल के बच्चों के बीच में आती है। इसके अंदर ईगोसेंट्रिज्म और सिंबॉलिक प्ले आता है। देन हमने देखा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 साल से 11 साल के बच्चों के बीच में आती है और इनके अंदर लॉजिकल थिंकिंग के साथ साथ कंजर्वेशन आता है। देन हमने देखा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 साल के बच्चों के अंदर आती है। इसके अंदर उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के इसको हम शुरू करते हैं और देखते हैं कॉलबर्ग की क्या है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, उसके बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। लॉरेंस कॉलबर्ग, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट इंस्पायर्ड बाय पियाजे, फोकस ऑन मोरल रीजनिंग, बिलीव दैट मोरल डेवलपमेंट हैपेंस इन स्टेजेस। लॉरेंस कॉलबर्ग एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। जीन पियाजे की थ्योरी से वो इंस्पायर्ड थे और उनका फोकस था मोरल रीजनिंग, यानी कि क्या सही है और क्या गलत है और क्यों है, उसके ऊपर बेस्ड उनका बिलीव था। मोरल डेवलपमेंट जो होता है वो भी स्टेजेस के अराउंड ही होता है, वो उनके बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम कॉलबर्ग के की फीचर्स को देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मोरल रीजनिंग 3 लेवल्स विथ 2 स्टेजेस, ईच सिक्वेंशियल एंड यूनिवर्सल, शिफ्ट फ्रॉम सेल्फ इंटरेस्ट टू सोसाइटल रूल्स। थ्योरी जो है वो बच्चे की मोरल डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड है कि बच्चे के अंदर मोरल डेवलपमेंट कैसे होता है। उन्होंने इसे 3 लेवल में और हर लेवल में 2 स्टेजेस आते हैं, इसके ऊपर डिवाइड किया। ये डेवलपमेंट जो होता है वो एक सीक्वेंस वाइज होता है और साथ ही साथ यूनिवर्सल होता है, जिसके अंदर जजमेंट शिफ्ट्स होते हैं और सेल्फ इंटरेस्ट भी होता है और सोसाइटल रूल्स भी होता है। तो चलिए देखते हैं इन्होंने कितने लेवल्स में बांटे हैं, जो कि हम यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो है 3 लेवल, और वो 3 लेवल क्या क्या है उनके बारे में देखते हैं। सबसे 3 लेवल जो है उसमें पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल, जो कि चाइल्डहुड को दर्शाता है, यानी कि बचपने को दर्शाता है। देन कन्वेंशनल लेवल, जो कि स्कूल एज को या स्कूल एज तक को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जो कि एक एडल्टहुड यानी कि समय ये नहीं होता है, ये उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। सबसे पहले लेवल के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल स्टेज, ये जन्म से लेकर के 9 साल तक के ऊपर बेस्ड होता है, इसके ऊपर है। इसके अंदर 2 स्टेजेस है पहले लेवल के अंदर। पहला है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट राइट, जो मतलब जो पनिशमेंट से बचाए उसको
कहते हैं। और जैसे कि अगर इसमें ओबीडियंस और हम पनिशमेंट के ऊपर बात करें एग्जाम्पल में, अगर किसी चीज़ को चुराने से खाने से अगर पिटाई होगी तो वो गलत होगा, तो बच्चे उस चीज़ के चलते वो चीज़ नहीं करना चाहेंगे और डांट मार के चलते वो चीज़ नहीं खाएंगे। दूसरा है स्टेज इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। ये दिखाता है पर्सनल गेन को, मतलब कि जो मेरा है वो मेरे फ़ायदे के लिए है और वो क्या फ़ायदा करेगा वो उसी के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि मैं इस पे बात करूँ कि अगर एक बच्चा है वो ये सोचता है कि मुझे ही सारे अवार्ड्स मिले, मुझे ही सारे लोगों का अटेंशन मिले क्योंकि ये मेरे फ़ायदे की बात है, तो वो सही है। पर यही चीज़ दूसरे को मिले तो वो गलत है। तो ये क्या किस चीज़ को शो करेगा? इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज को। इंडिविजुअलिज्म खुद एक ऐसा टर्म है जो को एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है, यानी उसके खुद के बारे में रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसके ऊपर ये बेस्ड है। नेक्स्ट कन्वेंशनल, जो कि अर्ली एडोलेसेंस को रिप्रेजेंट करता है। इस स्टेज में क्या होता है? इसके गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जैसे कि दूसरों से व्यवहार काफ़ी अच्छा रहना, दूसरे के माइंडसेट को ज़्यादा सोचना कि लोग क्या कहेंगे, लोग ऐसा सोचेंगे, लोग वैसा सोचेंगे, इस वजह से बच्चे वो चीज़ नहीं करना चाहते। जैसे कि कोई बच्चे घर में बहुत परेशान करते हैं, बहुत शैतानी करते हैं, पर वही बच्चे एज ए पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो बहुत शांत हो जाएंगे, बहुत काम हो जाएंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे कि वो कितने अच्छे हैं, मतलब कितने सभ्य है ये। पर वो ऐसा होता नहीं है। तो ये एक गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। देन लॉ एंड ऑर्डर, ये दिखाता है रूल को फॉलो करना, कि बच्चे रूल्स को कैसे फॉलो करते हैं उसके ऊपर बात करता है ये, कि बच्चे का रूल फॉलो करने का तरीका क्या है और बच्चे कैसे उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहते हैं, कि कौन ऐसा चीज़ है जो जिसके खिलाफ जाना गलत हो जाएगा या फिर ऐसा करेंगे तो मार पड़ेगी। जैसे कि किसी क्लास में कोई सीनियर हो या फिर किसी जूनियर से किसी को डर लगता हो तो बच्चे उसके अकॉर्डिंग चलने लगते हैं, उसके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने लगते हैं, क्योंकि उनको डर हो जाता है कि कहीं मैं उनसे कुछ भी अलग करूँगा तो मुझे मार पड़ेगी या चाहे ऐसा कुछ होगा। तो वो एक स्टेज है जो कि लॉ एंड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट लेवल है 3 पोस्ट कन्वेंशनल, जो कि एडल्टहुड तक होता है, उसके बारे में। इसके अंदर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूल्स फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल एंड यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, इंटरनल कॉन्साइंस ओवर लॉज। मतलब कि सोसाइटल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ये रूल्स बनाए गए हैं सभी के भले के लिए, बट रूल्स बदले जा सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है, तो ये इस चीज़ के ऊपर बात करती है। दूसरा यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी आदमी जो है वो किसी भी चीज़ को अपने खुद के तरीके से सोचता है, खुद के आधार पे सोचने की क्षमता को डेवलप करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि कोई इंसान का कोई विचार धारणा है कि ये चीज़ गलत है या वो चीज़ सही है, तो वो उसका खुद का एथिकल प्रिंसिपल है या उसके ऊपर बेस्ड है। तो ये पोस्ट कन्वेंशनल को रिप्रेजेंट करता है। ये तभी आता है जब बच्चों के अंदर एडल्टहुड आएगा। जैसे सोसाइटल कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ बच्चा अगर ये देख ले कि सभी लोग रूल फॉलो कर रहे हैं जो हम रोड पे चलते हैं उसके लिए, और रूल फॉलो तब भी नहीं कर सकते जब कोई मर जाता है तब, तो बच्चे के अंदर ट्रैफिक रूल्स को लेकर के दो तरह की धारणाएं आ जाएंगी कि ट्रैफिक रूल्स के होने से सभी का काम कोऑर्डिनेशन से होता है, और वहीं कोई देखेगा कि एम्बुलेंस में कोई बच्चा फंसा हुआ है या कोई मरीज़ फंसा हुआ है, उस वक्त भी उसको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना पड़ रहा है, ये तो गलत होगा। उसके मन में होगा कि बच्चा मतलब वो एम्बुलेंस वाला उस वक्त में ट्रैफिक रूल्स को तोड़ सकता है क्योंकि किसी की जान के ऊपर बात बनी है। तो ये सोसाइटल कॉन्ट्रैक्ट को शो करता। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल सेम इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि कोई बच्चा क्या सोच रहा है उसके ऊपर, कि रूल तोड़ना सही है गलत नहीं है, ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो इसको याद करने का बहुत इजी ट्रिक है, OIRLAGSUN। देखो ओ जो होता है वो ओबीडियंस इंडिविजुअलिज्म रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेज में हम ये चीज़ देखे थे। देन सेकंड स्टेज में हमने क्या देखा? लॉ, एग्रीमेंट और गांधी के वैल्यूज़ को। जैसे कि गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह पे
चलना यानी कि सत्य की राह पे चलना सही है बिना किसी वॉयलेंस के। तो ये उनका अपना बिलीव था ना, तो इस वजह से हम इस चीज़ को एज ए ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। देन सन, सन मतलब सेल्फ इंटरेस्ट, यूनिवर्सल लॉज और न्याय। मतलब क्या, एक फैक्ट की बातें क्या है और उसके ऊपर बेस्ड यूनिवर्सल लॉ क्या है, ये उसके ऊपर बातें करती है। तो देखो हम फटाफट क्विकली एक रिवाइव कर लेते हैं कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के ऊपर। सबसे पहले हमने कोहलबर्ग के बारे में देखा। कोहलबर्ग जो थे वो जीन पियाजे से इंस्पायर्ड थे और वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बताया कि मोरल डेवलपमेंट होता है वो स्टेज बाय स्टेज होता है और स्टेज के साथ साथ 3 लेवल में होता है। 3 लेवल में होने के बाद उनके अंदर 2-2 स्टेजेस होती है। उन्होंने सबसे पहला लेवल बताया, वो था ओबीडियंस पनिशमेंट, यानी कि इसके अंदर बच्चा ये सोचता है कि पिटाई होगी तो हम नहीं करेंगे उस चीज़ को, पहले लेवल के अंदर। दूसरा जो होता है वो इंडिविजुअलिज्म, यानी कि सेल्फ गेन, रिवार्ड मिलेगा कोई चीज़ के लेकर के तो हम करेंगे। तीसरा गुड बॉय और सोशल अप्रूवल, यानी कि गुड बॉय गुड गर्ल सुनने के चक्कर में बच्चा वही करता है जो सही गलत नहीं होता है, वो उस चीज़ को नहीं देखता है, यानी अपने माँ बाप के बारे में ज़्यादा सोच रहा होता है। चौथा लॉ एंड लॉ फॉलोइंग, कानून है तो फॉलो करो, जैसे कि ट्रैफिक रूल है तो सबको फॉलो करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक गुड, यानी कि सबके भले के लिए रूल्स होते हैं। इस बेसिस पे अगर कोई एम्बुलेंस वाला आया और उसे ज़रूरत है जल्दी जाने की तो वो ट्रैफिक रूल को तोड़ सकता है, तो ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। छठा चीज़ एथिक्स और मॉरलिटी, यानी कि सच के लिए कानून तोड़ना कोई गलत नहीं है, ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई मर रहा है तो एम्बुलेंस वाला ट्रैफिक रूल्स को तोड़ सकता है। तो ये रहा हमारे कॉलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ली वाइगॉस्की, जिन्होंने दिया था सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं और इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे और मज़ेदार तरीके से सीखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ले वाइगॉस्की की थ्योरी क्या कहती है। ले वाइगॉस्की वॉज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट हु इंट्रोड्यूस्ड द सोशियो-कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ही emphasized the fundamental role of social interaction and culture in cognitive development. ले वाइगॉस्की एक रशियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये कहा कि उनका ये फोकस था कि बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होता है सोशल इन्वायरमेंट के थ्रू। उनका मानना था कि लर्निंग सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होती है बल्कि कल्चर और दूसरों के इंटरेक्शन के ज़रिए होती है। उन्होंने सबसे ज़्यादा अहम रोल दिया था, वो था उनके अकॉर्डिंग सबसे अहम रोल जो दिया गया था वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्वायरमेंट को लेकर के, क्योंकि वो चाहते थे कि इन्वायरमेंट ही इस चीज़ को लेकर के समझे और उस चीज़ को बताया जाए। तो यहाँ पे 2 चीज़ याद करने वाली है। एक तो सबसे पहले वो ले वाइगॉस्की जो है वो एक रशियन साइंटिस्ट है, इसके बारे में। दूसरा उन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी, जिनमें उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इंटरैक्शन की बात की, वो भी सोशल इंटरैक्शन और उन कल्चर से, जिससे बच्चों का विकास कैसे होता है, उनका इन्वायरमेंट से उनका डेवलपमेंट कैसा होता है, ये उनके बारे में बात थी। नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस। अब इस चीज़ का क्या कॉन्सेप्ट बनता है, इसके इन्फ्लुएंस के बारे में, उसके बारे में देखते हैं। वाइगॉस्की बिलीव दैट चिल्ड्रन लर्न्स थ्रू इंटरेक्शंस with more knowledgeable members of the society. Cognitive development is largely a result of social interaction. वाइगोस्की की थ्योरी में अगर हम देखा जाए तो मेनली ये है कि लर्निंग जो है वो सोशल है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग को जो है वो एक सोशल वे में बताने की कोशिश करते हैं कि बच्चा कैसे अपने सोसाइटी से सीखता है। तो लर्निंग जो है यहाँ पे वो सोशल है और कल्चर जो है उनके अपने माइंडसेट को, उनके अपने थॉट्स को जो है वो कहीं ना कहीं एक शेप देता है। और जो बच्चों के आसपास में जो भी एडल्ट्स या फिर उनके पीयर्स रहते हैं वो इनमें मेजर रोल प्ले करते हैं। मतलब बच्चा अपने आप नहीं सीख रहा होता, उसके आसपास का सोशल वर्ल्ड इम्पॉर्टेंट होता है उसके कुछ भी सीखने के लिए, क्योंकि वो अपने से बड़े को करके
जो करते हुए देखता है वो वही सीखता है। इसीलिए हमने बहुत बार दो तीन चीज़ें सुनी है कि छोटे बच्चे के सामने में कोई भी गलत एक्टिविटी ना करो, ताकि छोटा बच्चा जो होता है वो आपकी ये एक्टिविटीज़ को देख करके इजीली ग्रैस्प कर लेता है और वो वही रिपीटेटिव मोड में करने लग जाता है। जिससे क्या होता है, बच्चा अच्छा बुरा ये नहीं देखता, क्योंकि अभी तक उसके अंदर मोरल डेवलपमेंट नहीं आता है। बच्चा सिर्फ और सिर्फ कोई वर्क कर रहा है वो देखता है और वो वही करने लगता है, उसको सही गलत का कोई पता ही नहीं होता है। वो धीरे धीरे सोसाइटी से इंटरेक्ट करेगा, तब जा कर के कहीं ना कहीं उसको धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्या और कहाँ कैसे होता है उसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये ले वाइगोस्की का सबसे इम्पॉर्टेंट, समझो उनका कहना था कि जेड पी डी की जब भी बात आएगी तो ले वाइगोस्की की ही बात आएगी, जहां हम देखेंगे कि उन्होंने क्या सब इसको लेकर के कहा था और इनका क्या मानना था इस चीज़ों को लेकर के बोलने का, जो वो समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। चलो उसको हम देखते हैं। ZPD is the यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू, क्या लर्नर करना चाहता है इंडिपेंडेंटली, एंड व्हाट दे कैन डू विथ गाइडेंस, और क्या वो कर सकता है वो भी किसी न किसी गाइडेंस के अंदर। इट रिप्रेजेंट्स द लर्निंग पोटेंशियल। ले वाइगोस्की का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि ZPD। इसका मतलब होता है कि इसमें ले वाइगोस्की ये बताना चाह रहे हैं वो स्किल्स जो बच्चा अकेले नहीं कर सकता है, लेकिन थोड़ी सी अगर उसको हम मदद कर दे या फिर उसको थोड़ा सा हेल्प कर दे तो वो उस जोन में पहुंच जाएगा जहां वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। मतलब कि आप यहाँ नीचे के कॉन्सेप्ट सोचो। करेंट अंडरस्टैंडिंग कैन वर्क एंड असिस्टेड, मतलब कि कोई एक छोटा बच्चा है वो अभी कुछ नहीं बोल सकता, ना समझ सकता, ना बता सकता, लेकिन उसको अगर हम हाथ पकड़ करके कुछ वर्ड्स लिखना सिखाएं, जैसे कि लेटर्स या वर्ड्स लिखना, जैसे आम राम ये सब अगर उसको सिखाएं तो उसको कहीं ना कहीं एक वर्ड्स का ज्ञान होने लगेगा। धीरे धीरे वो वर्ड्स का ज्ञान जो है वो एक सेंटेंस में फॉर्म अप हो जाएगा, तो बच्चा वहाँ तक पहुँच जाएगा अपने आप। तो देखो यहाँ पे मेन रोल यही सब है ना जो बताया गया है कि वाइगोस्की यही कहना चाहते हैं कि कोई भी बच्चा जो है ना बहुत हाइपर एक्टिव नहीं होता, मतलब तुरंत नहीं सीख रहा होता, हमें थोड़ा सा उसको हेल्प भी देना चाहिए, थोड़ा सा उससे इंटरेक्शन करना चाहिए ताकि बच्चा हमारे साथ कंफर्टेबल हो कोई भी चीज़ सीखने में। ऑल्दो बच्चे के अंदर बहुत सारी ऐसी एबिलिटी है कि वो ईजिली कोई भी चीज़ को समझ जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें फिर भी ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहिए कि बच्चा हमसे इंटरेक्ट करे, हमसे सीखे, और अगर जहाँ वो फंस रहा है वहाँ हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दे, यानी कि एक पहाड़ की सीढ़ी समझ लो। अगर बच्चा यहाँ पे उसको कुछ नहीं आ रहा और उसको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए किसी न किसी एक सीढ़ी की तो आवश्यकता पड़ेगी ना। तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसी सीढ़ी की बात करता है और इसी चीज़ को वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर नॉलेजेबल अदर। एन मोर knowledgeable other is someone who has a better understanding or higher ability level than the learner with respect to a particular task or concepts। देखो वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा दूसरों से इंटरेक्ट करके सीखता है, और जब टीचर या फिर जो भी उसके पेरेंट्स होते हैं बच्चे को कोई गाइड करते हैं तो बच्चा ग्रेजुअली खुद को उस चीज़ में इम्प्रोवाइज करने लग जाता है, उस चीज़ को करने लग जाता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा जब लिखना सीखता है तो पहले टीचर उसको हाथ पकड़ करके लिखवाता है, बाद में बच्चा फिर खुद लिखने लगता है। तो ये क्या रीज़न आया उसके अंदर में कि बच्चा जो है अपने से ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन से कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर रहा है, और जब वो एक एबिलिटी यानी कि एक वहाँ तक उस स्टेज पे पहुँच जाएगा जहाँ उसे लिखना आ जाएगा। देखो बहुत एक छोटा एग्जांपल है, हम लोगों ने बहुत बार बचपन में देखा है कि हम अपने छोटे भाई बहन को ऐसे करके ना डॉटेड लाइंस देते हैं और उसको कहते हैं कि तुम कनेक्ट करके बताओ और इसको
लिखो, इसको रिपीटेटिव टाइम्स में लिखो। ये और जो लिखना हम उसको सिखा रहे हैं डॉटेड लाइन्स के थ्रू, क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि हम अपने भाई बहन से ज़्यादा नॉलेजेबल हैं और हमें अब उसको इस अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचाना है कि ये बच्चा जो है इस अ को ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर ले, और कनेक्ट करने के बाद बच्चा इजीली उसको सीख जाए और उसको और लिखना अच्छे से आ जाए। तो देखो, ये चीज़ को यही रिप्रेजेंट करता है ना कि बच्चा कितना ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के ए एक्टिव है, या फिर वो क्या सीखना चाह रहा है, उन सब चीज़ों को लेके बात कर रहा है। तो एम के एम यही कहने की मतलब है कि अगर कोई बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, वो अब छोटे बच्चों के साथ मिल करके उनको सिखा दे, उनको समझा दे, ताकि बच्चा अब उस लेवल तक पहुंच जाए जहां उसे कोई ना कोई बात लिखने कहने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट देखते हैं स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग क्या है? Scaffolding refers to support given by MQ to help a learner perform a task within their ZPD. As the learner becomes more competent, the support is gradually removed. देखो यहाँ पे ले वाइगोस्की कहना चाहते हैं कि ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ एक और टर्म है, वो है स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग का मतलब क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट देना, जब तक बच्चा खुद करना ना सीख जाए। मतलब कि जैसे अगर हम सपोज सोचो कि हम सबसे पहले साइकिल चलाना सीखते हैं, तो साइकिल चलाने में क्या होता है कि हमें एक बार में वो साइकिल चलाना नहीं आ रहा होता, तो कोई ना कोई हमें पीछे से सपोर्ट दे रहा होता है ताकि हम इजीली वो साइकिल को कंटिन्यू करते रहें, चलाते रहें। जब हम वो साइकिल पे अपना बैलेंस बना लेते हैं, तो ये जो पीछे से सपोर्ट हमें मिल रहा है वो हट जाता है। तो ये कब तक चलता है? ये भी एक कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर आ जाता है, जो कि उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रोल ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का क्या रोल है इसके अंदर? Language is a primary tool of intellectual adaptation. Vygotsky believed that thought and language are initially separate systems that merge around age of 3. देखो, वाइगोस्की कहते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग का इम्पॉर्टेंट टूल है। जब बच्चा दूसरों से बात करता है तब वो नए आइडियाज़ ग्रैस्प करता है। लैंग्वेज बच्चे के थॉट प्रोसेस को शेप करती है। देखो, इन सब चीज़ों के लिए मैं सबसे आपको स्टार्टिंग की ही बातें वापस से कहना चाहूँगी। देखो, वाइगोस्की साफ तौर पे ये चीज़ कहते हैं कि बच्चा दूसरों से इंटरेक्ट करके सीखता है, और वो उन चीज़ों को देखता है अपने से बड़ों को करते हुए, तो उसको वो ईज़िली समझ में आता है। यानी कि अगर जैसे अगर हमारी कोई कल्चर है, सोसाइटी है, वो उसका कोई भी वैल्यू है, लैंग्वेज है और टूल्स है, तो ये सब बच्चा के लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करता है। वाइगोस्की कहते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट यूनिवर्सल सेम नहीं होती है, हर कल्चर में कोई ना कोई अलग अलग चीज़ें होती रहती है। तो यहाँ पे क्या है कि कभी भी बच्चा जो है अपना डेवलपमेंट करने की बात करेगा, तो वो यही कहेगा कि उसका लैंग्वेज सबसे पहले उसके सोसाइटी से डेवलप होगा। सोसाइटी छोड़ो, सबसे पहले उसके अपने फैमिली से डेवलप होगा, क्योंकि फैमिली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में। फैमिली ही प्राइमरी सोशलाइजेशन का फैक्टर होता है। तो हमारी फैमिली जो मदर टंग यूज़ कर रही है, बच्चा भी वही मदर टंग यूज़ करेगा। और जो फैमिली जिस सोसाइटी में रह रही है, जैसे उसका कल्चर है, बच्चा भी वही सोसाइटी वही कल्चर को अडेप्ट करेगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज जो हो गया वो प्राइमरी टूल हो गया ना, उसकी सबसे पहला एडेप्टेशन उसका क्या होगा? लैंग्वेज का होगा। क्योंकि बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है? अपने घर में कोई ना कोई बात को कहना सीखता है। देखो, मैं इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल देके बताती हूँ। हम बहुत सारे ऐसे घरों में आप देखोगे जहाँ मम्मी को जो है वो आई कहा जाता है, मम्मी को माँ कहा जाता है, मम्मी को बीजी कहा जाता है। तो जो बच्चा जहाँ का रहता है वो वहाँ का रहता है। सपोज पंजाब का जो बच्चा है वो अपनी मम्मा को क्या बोलेगा? उनके यहाँ बीजी कहा जाता है, तो वो बीजी ही बोलेगा। हमारे नॉर्थ इंडिया में क्या है कि हम लोग अपनी मदर को माँ, मम्मी यही बोलते हैं। तो हम हमेशा वही चीज़ बोलेंगे क्योंकि हमारे सोसाइटी ने हमें वही सिखाया। वही महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मम्मी को आई बोलते हैं। आई
ये उनके कल्चर का लैंग्वेज है, तो बच्चा आई ही बोलेगा, ना कि बीजी बोलेगा, ना कि माँ बोलेगा, ना कि मम्मी बोलेगा। ये बात को आप सबसे पहले याद रखना। तो लैंग्वेज का कितना बड़ा रोल यहाँ पे प्रभाव पड़ा ना उसका। देन कल्चरल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कल्चरल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है उसके बारे में देखो। कल्चर शेप्स दैट चिल्ड्रन लर्न एंड हाउ दे लर्न इट। टूल ऑफ इंटेलेक्चुअल एडaptation वेरी बाय कल्चर। देखो मैंने इस चीज़ का एग्जांपल आपको पीछे समझाने की कोशिश की मम्मी और आई की बात में। ऑब्वियसली हर कल्चर का एक अपना मोड है, हर कल्चर का एक अपना तौर तरीका है। बच्चा जिस कल्चर में रहता है वो बिल्कुल वैसा ही अडेप्ट करता है। उसका प्राइमरी इंटेलेक्चुअल एडेप्टेशन उसका कल्चर ही होता है। जिस कल्चर में जैसे रह रहा है वो वहाँ की सारी गतिविधियाँ, वहाँ की सारी एक्टिविटीज़ या कोई भी फैक्टर जो है बच्चा सबसे पहले वही सीखेगा और वही जानेगा। नेक्स्ट देखो कंपैरिजन करते हैं अब हम पियाजे की थ्योरी से। पियाजे की थ्योरी से अगर हम ले वाइगोस्की की थ्योरी को कंपैरिजन करें तो यहाँ पे देखो एक कॉमन क्वेश्चन होता है वाइगोस्की और पियाजे के बीच में। पियाजे जो है वो कहते हैं कि बच्चा का जो होता है लर्निंग जो होता है वो इंडिविजुअल प्रोसेस है। बच्चे की लर्निंग जो है वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल की बात करते हैं। वहीं वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी के साथ रह करके इंटरेक्ट करता है। तो उनका क्या है कि उनका लर्निंग जो है वो सोशल के बारे में बताता है कि ये सोशल होता है। पियाजे जो है वो सेल्फ डिस्कवरी पे फोकस करते हैं और वाइगोस्की जो है सोशल इंटरेक्शन पे फोकस करते हैं। यहाँ दिया हुआ है पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन। देखो यहाँ ये टर्म को अच्छे से देखो कि इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन मतलब यही हो गया कि वो एक सेल्फ रिलायबल को इम्पोर्टेंस देते हैं। और वहीं पे वाइगोस्की क्या कहते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सोशली ड्राइवन एंड वेरीज बाय कल्चर। यानी कि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जो है वो सोशल बताते हैं और वो वेरी करता है कल्चर बाय कल्चर की, क्योंकि हम जहाँ जब भी हम सोसाइटी की बात करेंगे तो वो वेरी ही करेगा कभी ना कभी। क्रिटिसिज्म ऑफ वाइगोस्की थ्योरी। आप बताओ इनका क्रिटिसिज्म क्यों किया गया, उन सब के बारे में देखते हैं। लैक्स स्पेसिफिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, टू मच एम्फेसाइजेस ऑन सोशल फैक्टर, डिफिकल्ट टू टेस्ट एम्पिरिकली। वाइगोस्की थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे कि जेड का असेसमेंट मुश्किल होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को का मतलब कोई भी कम इम्पोर्टेंस दी गई है, क्योंकि कम इम्पोर्टेंस के पीछे ये है कि वो कभी भी जो है ना डेवलपमेंट जो है ना उसका बायोलॉजिकल फैक्टर के अकॉर्डिंग डिपेंड ही नहीं रहा है। पर फिर भी ये थ्योरी जो है एजुकेशन के फील्ड में काफ़ी वैल्यूएबल मानी जाती है, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखा गया है। देखो सबसे पहले अगर हम इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं तो देखो टीचिंग में वाइगोस्की थ्योरी का यूज़ हम जेडपीडी के अकॉर्डिंग कंटेंट प्लान करके करते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ कराते हैं, पीयर लर्निंग प्रमोट्स करते हैं। टीचर का रोल जो होता है वो हमेशा गाइड करने का होना चाहिए, कंट्रोलर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा अगर जब कंट्रोलर मोड में आता है तो बच्चा वहाँ पे सीखने से भागने लगता है और डरने लगता है। तो इसके लिए और देखो इस थ्योरी में क्या हुआ ना कि ले वाइगोस्की ने बहुत ज़्यादा सोशल फैक्टर पे जोर डाला, क्योंकि उनका कहना था कि सोसाइटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हालांकि ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को बार बार रिपीटेटिव मोड में करना थोड़ा सा इसके क्रिटिसिज्म के अंदर ले आया। नेक्स्ट देखो वाइगोस्की का हम कंक्लूजन देखते हैं। वाइगोस्की थ्योरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, कल्चर एंड लैंग्वेज इन लर्निंग। इट ऑफर्स वैल्यूएबल इंसाइट्स ऑफ एजुकेशन एंड पेडागोजी। आज भी वाइगोस्की की थ्योरी कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में यूज़ होती है, जहाँ टीचर फैसिलिटेट करता है, स्टूडेंट एक्टिवली वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। और इनकी थ्योरी मेनली सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा बात की, जहाँ उन्होंने सोशल इंटरेक्शन पे ये समझाने की कोशिश की कि वो जो भी बच्चा देख रहा है अपनी सोसाइटी से वही एडप्ट कर रहा है। उन्होंने जेडपीडी और स्काफोल्डिंग के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात की, जहाँ हमें उन्होंने समझाने की कोशिश की कि हम अगर बच्चे को थोड़ा सा भी पुशअप, थोड़ा सा भी हेल्प दे देते हैं तो बच्चा
एक लेवल और अच्छा कर जाता है। लैंग्वेज और सोशल इंटरेक्शन लर्निंग के साथ होता है, उसके बारे में उन्होंने बात की। टीचर का हमेशा रोल जो होता है वो एक गाइड करने का होता है, ना कि रूल करने का होता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात की। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो तो ज़रूर देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। और आप अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगे थ्रू द कमेंट्स, और हमें मोटिवेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू सो मच।